राजस्थान के अजमेर में ट्रेन हादसा हो गया। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से साबरमती एक्सप्रेस टकरा गई। टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट लगने की कोई जानकारी अब तक नहीं है। तो बड़ी जानकारी, राजस्थान के अजमेर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। जो जानकारी अब तक है कि 4 बोगियां पटरी से उतर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट अब तक नहीं लगी है। फिलहाल अधिकारी मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। किसी के घायल होने की अब तक कोई जानकारी नहीं। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनानी नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनानी नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप लगा है। ये केस पिछले साल नवंबर में दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते रहे थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है। सबसे पहले एल्विश यादव को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। डीसीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए? ये देखिए, पहले से अभियोग पंजीकृत था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इस साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एल्विश यादव हैं, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीज़ें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीज़ें प्रमाणित थी। जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो न्यायालय है उसमें उसको पेश किया गया। देखना होगा कि कितनी रिमांड जो है कोर्ट से मिलती है या न्यायिक हिरासत में पहले जो एल्विश यादव जाएगा। लेकिन लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस केस में एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। देखिए, शुरुआत होती है इस पूरे मामले की 2 नवंबर 2023 के साथ, जब नोएडा के सेवरॉन बैंकेट हॉल पर पुलिस ने छापा मारा था। आप याद कीजिए, और मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें राहुल, टीटूनाथ, जय, करण, नारायण, रविनाथ को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद हुए थे। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद किया गया था। 5 आरोपियों ने रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल होने की बात कबूली। गिरफ्तार आरोपियों ने एल्विश यादव का नाम भी लिया, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में केस को सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर किया गया। मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की और पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था और आज तक जवाब मांगा था। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, तब किस तरीके से सीजीआई सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने एसबीआई को कहा था कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे, और यही वजह है कि ये कहा गया था कि आपको समय पर अब इसका जवाब देना होगा। आज एसबीआई को अपना जवाब देना था और इसी को लेकर आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, बॉन्ड का डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जा चुका है। साथ ही अब ये भी पता चल चुका है कि बॉन्ड के जरिए कौन सी पार्टी को जो है कितना चंदा दिया गया था। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है किसको कितना चंदा मिला। सबसे बड़ा सवाल ये है जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है।
तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और आज कोर्ट का क्या रवैया होता है, क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले जब सुनवाई हुई थी तो बहुत सख्त टिप्पणी सीजीआई की तरफ से की गई थी। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। सार्वजनिक डेटा के अनुसार कांग्रेस को 1334 करोड़, टीएमसी को 1397 करोड़ और बीजेपी को 6986 करोड़ का चंदा मिला है। वहीं डीएमके को चुनावी बॉन्ड से 656 करोड़ और समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ मिले। वाईएसआर कांग्रेस को 442 करोड़ का चंदा मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड के बाद ये पता चला है, जो डेटा है वो सार्वजनिक किया गया, कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है। कांग्रेस की बात करें तो 1334 करोड़, टीएमसी को 1397 करोड़, भारतीय जनता पार्टी को 6986 करोड़, डीएमके की बात करें तो चुनावी बॉन्ड से 656 करोड़, समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस को 442 करोड़ का चंदा मिला है। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं कि देखिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां बीजेपी चुनावी बॉन्ड को काले धन पर बड़ी चोट बता रखी है, वहीं कांग्रेस ने जनता से बीजेपी को आगामी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। तो ये तो कौन सी नई बात है भाई, ये बीजेपी के हमारे बैलेंस शीट में है, ये कोई काला धन थोड़ी ना है। ये चेक से लिया हुआ पैसा है, बॉन्ड के दिया हुआ पैसा है, ये हमारे डेटा शीट में है। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव फाइनेंसिंग कैसे होती है, जरा बताए कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमके, जितनी पार्टियां हैं ये परिवारवादी, कितना पैसा आता था, कितना आता था पार्टी में, कितना जेब में, ये बताएं ना। काला धन का खेल रोकने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो सकती है। हमारी मंशा साफ थी, हमेशा मंशा साफ रहेगी। मुद्दे हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक क्रोनी कैपिटलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, इन मुद्दों को लोग अपने संज्ञान में लेंगे कि नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो वास्तविक मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको संज्ञान में लेके अपना फैसला करें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सत्येंद्र जैन की जमानत पर जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर करीब 9 महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर मामलों से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं और आदि पर दबाव डालने, उनसे और मीडिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था, जो वक्त बढ़ते बढ़ते अब 9 महीने से ज्यादा का हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि क्या पूरी तरह से नियमित जमानत जो है सत्येंद्र जैन को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं जब उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत पर फिलहाल सत्येंद्र जैन है। 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, हालांकि अब 9 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है। अब आज इस बात को लेकर सुनवाई होगी, क्या उन्हें नियमित जमानत दी जाए या नहीं।